सो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आयनिक इक्विलिब्रियम को कवर करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा ये पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ने में। और आज की वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम पहले देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो देखो, कोई भी इक्विलिब्रियम जो आयनिक स्पीशीज़ में इन्वॉल्व होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। किस में होता है? आयोनिक स्पीशीज़ में इन्वॉल्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है या कोई भी इक्विलिब्रियम, ये किस में परफॉर्म होता है? क्लोज्ड वेसल में। ओके, क्लोज्ड वेसल में। क्यों? अगर ये ओपन वेसल होगी तो जैसे क्या होता है कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, कोई भी इक्विलिब्रियम होता है, वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना ही चाहिए, तभी उसमें इक्विलिब्रियम होता है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में आएगा, तो अगर ये ओपन वेसल में हुआ, ओपन किस में हुआ? ओपन में। तो जैसे कि कोई रिएक्शन में हमारी CO2 गैस इन्वॉल्व है और जब प्रोडक्ट बनता है तो वो जो CO2 गैस है वो रिलीज़ होती है, और अगर ये चीज़ हमारी ओपन वेसल में हुई तो वो CO2 गैस उड़ जाएगी, और फिर जब हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना होगा तो क्या होगा? CO2 गैस क्या होगी? मिसिंग रहेगी। तो फिर हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा। इसलिए हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम होता है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो किस में होता है? क्लोज्ड वेसल में होता है। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस रेट से रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या कर देंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से हो रहा है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जिस स्पीड में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा क्या आता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। और जैसे मैंने बताया कि ये किस में पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है किस में? रिवर्सिबल रिएक्शन में। किस में? रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? वही जो मैंने बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ओके, अब हम देख लेते हैं जो मैटर होता है वो दो तरह का होता है। ओके, दो तरह का होता है। एक कौन सा होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरा, अब ये होता क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स? सो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्या नहीं कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जब ये क्या होता है, जब इनका डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है? जब किसी चीज़ में घुलता है तो ये आयंस नहीं फॉर्म करते। तो इनका जो आयंस होता है, इन आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मैटर, वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। कब नहीं करते आयन का फॉर्मेशन? जब इनका डिसोल्यूशन होता है। ओके, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और आयंस फॉर्म करते हैं जब इनका क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? सो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स होते हैं यूरिया, ग्लूकोज, और एक्सेट्रा। ओके, अब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं?
इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इजी है। इजी तो दोनों के है, बट इनके आपने सुने होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। सॉल्ट्स, बेस, एसिड्स। तो ये हमारे एग्जाम्पल किसके हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए कि क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा कैसे?